ओके, टाइम ऑफ सप्लाई क्या होता है? लायबिलिटी टू पे टैक्स। ओके, कब अराइज होता है वो अपने को टाइम ऑफ सप्लाई चैप्टर बताता है। अगर आज मैंने आपको गुड्स सेल किया है, ओके, तो यहाँ पर आपका लायबिलिटी टू पे अराइज आज ही होता है। भले आपका पेमेंट ड्यू डेट बाद में होगा, पर पर आपका लायबिलिटी जो है वो आज ही अराइज हो जाएगा। समझ में? सो सेम है टाइम ऑफ सप्लाई के साथ। एक मंथ में जितने भी टाइम ऑफ सप्लाई होंगे उन सबका पेमेंट अपन 20th ऑफ नेक्स्ट मंथ में करते हैं। ठीक है, जनरल ड्यू डेट इज 20th स्टैंडर्ड डेट, पर 22 भी हो सकता है, 24 भी हो सकता है, 25 भी हो सकता है, जैसा भी हो अपने को डिस्कशन नहीं करना। सो फॉर एग्जाम्पल टाइम ऑफ सप्लाई इज फॉलोइंग इन द मंथ ऑफ अप्रैल, अप्रैल 1 2 3 4 10 15 20, हर अप्रैल का जो भी टाइम ऑफ सप्लाई होगा दैट वुड बी पेड, दैट वुड बी पेड ऑन 20th May। समझ में आया? सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई के डिस्कशन को अपन ने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, सर्विसेज, स्पेशल केसेस। ओके, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स में भी अपन ने 3 पार्ट में डिवाइड किया, दैट इज फॉरवर्ड चार्ज, रिवर्स चार्ज एंड कंटिन्यूअस सप्लाई। ओके, तो यहाँ पर टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स पढ़ते हैं सबसे पहले। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, नॉर्मल सप्लाई दैट इज नथिंग बट फॉरवर्ड चार्ज। ये दिख क्यों नहीं रहा है यहाँ पर? ठीक है, जान दो, यहाँ पर सेक्शन 31(7) के बारे में लिखा था, जान दो। टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स, टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स की अगर हम बात करें, नॉर्मल चार्ज, नॉर्मल चार्ज मतलब मैंने आपको गुड्स बेचा है, आपसे मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा एंड गवर्नमेंट को पे करूंगा। ओके, ऐसा वाला ट्रांजेक्शन है। तो यहाँ पर मुझे जीएसटी गवर्नमेंट को कब तक देना है? आंसर इज डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। डेट ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस विच एवर इज अर्लियर। समझ में आया? नाउ डेट ऑफ इनवॉइस तो एकदम सिंपल है, जो दिन इनवॉइस बनेगा वो दिन। बट व्हाट इज लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस? ओके, तो यहाँ पर अपने को क्या चेक करना है? वेदर योर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स। अगर मूवमेंट ऑफ गुड्स इन्वॉल्व है तो रिमूवल तक आपको इनवॉइस इशू करना था। एंड इफ मूवमेंट ऑफ गुड्स इज नॉट इन्वॉल्व, इन दैट केस आपको डिलीवरी तक, दैट इज डिलीवरी के टाइम पर आपको इनवॉइस इशू करना होगा। समझ में? सो दिस इज द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस एज पर सेक्शन 31। Okay, time of supply for goods is section 12, time of supply for service is section 13, and changing rate of tax is section number 14. Okay, so normal supply of goods समझ में आया? Forward charge mechanism, that is date of invoice or last date to issue invoice whichever is earlier। समझ? एंड अगर आपका केस है सेल ऑन अप्रूवल और रिटर्न बेसिस, ओके, इफ एट ऑल योर ट्रांजेक्शन इज ऑफ सेल ऑन रिटर्न और अप्रूवल बेसिस, देन इन दैट केस यहाँ पर क्या कहा जाता है? आपको इनवॉइस मैक्सिमम कब तक बनाना है? मैक्सिमम एक्सेप्टेंस तक बनाना है, या फिर 6 months फ्रॉम डेट ऑफ रिमूवल। ओके, मतलब अगर आज 23rd अप्रैल है, 23rd अप्रैल को कोई गुड्स रिमूव हो रहा है, ओके, एंड बायर अपना एक्सेप्टेंस नहीं दे रहा है, सो इन दैट के 6 months के अंदर अंदर आपको इनवॉइस इशू करना होता है। समझ में आया? ओके, so that is the last date to issue invoice. You have to compare with date of issue of invoice, whichever is earlier would be the time of supply. यहाँ पर हमने कभी भी कंसिडरेशन की बात ही नहीं की। ओके, अगर आपको एडवांस मिला पैसा तो भी जीएसटी नहीं भरना बाय वर्चू ऑफ नोटिफिकेशन नंबर 66/2017। सो गुड्स के लिए अगर आपको एडवांस मिलता है, फॉरवर्ड चार्ज वाले, हाँ, अगर आरसीएम के लिए आप एडवांस पे करते हो तो भरना पड़ेगा जीएसटी। ओके, वहां पर नोटिफिकेशन 66 अप्लाई नहीं होता। नोटिफिकेशन 66 ओनली अप्लाइज इन केस ऑफ फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। समझा? कमिंग टू आरसीएम, आरसीएम की अगर हम बात करें, सो 3 डेट्स विच एवर इज अर्लियर। ओके, 3 डेट्स विच एवर इज अर्लियर। कौन से 3 डेट्स है? सबसे पहला रिसिप्ट ऑफ गुड्स, नेक्स्ट 31st डे, ओके, फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट। ओके, 31st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट, और डेट ऑफ पेमेंट, डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर। सो यहाँ पर बेसिकली 4 डेट्स हैं विच एवर इज अर्लियर। कौन सी 4 डेट्स हैं? सबसे पहली रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सेकंड we can say date of payment, that is books or bank whichever is earlier. Third one, 31st day from supplier's invoice date whichever is earlier. Okay, this is the time of supply for goods, RCM। समझ में? नेक्स्ट, कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स मतलब क्या? यहाँ पर सक्सेसिव स्टेटमेंट एंड सक्सेसिव पेमेंट्स इन्वॉल्व है, उसको अपन कहते हैं कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स। ओके, तो यहाँ पर भी टाइम ऑफ सप्लाई का प्रोविजन सेम है। क्या प्रोविजन है? डेट ऑफ इशू ऑफ इनवॉइस और लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस व्हिचएवर इज अर्लियर। डिफरेंस इज लास्ट डेट टू इशू इनवॉइस। यहाँ पर कब तक आपको इनवॉइस इशू करना है? सक्सेसिव स्टेटमेंट्स तक या फिर सक्सेसिव पेमेंट्स तक, व्हिचएवर इज मोर फ्रीक्वेंट, नॉट व्हिचएवर इज मोर अर्लियर।
विच एवर इज मोर फ्रीक्वेंट. ओके, अगर आप लोग स्टेटमेंट मंथली देते हो, पेमेंट क्वार्टरली है, तो हर मंथ एंड पर आपको इनवॉइस बनाना है. अगर पेमेंट मंथली है, स्टेटमेंट क्वार्टरली है, तो हर पेमेंट के टाइम पर आपको इनवॉइस इशू करना होगा. समझ में आया? सो हियर वी कंप्लीट विद टाइम ऑफ सप्लाई फॉर गुड्स. टाइम ऑफ सप्लाई फॉर सर्विसेज. सर्विस में भी तीन पार्ट, नॉर्मल सप्लाई, आरसीएम एंड कंटिन्यूस सप्लाई. आरसीएम में यहाँ पर तो दो पार्ट है, गुड्स में एक ही पार्ट था. नॉर्मल सप्लाई, नॉर्मल सप्लाई क्या बोलता है? फॉरवर्ड चार्ज. ओके, मैंने आपको जीएसटी चार्ज किया है, आप मुझे पे करेंगे, मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा. तो यहाँ पर हमें गवर्नमेंट को जीएसटी कब तक देना है? आंसर इज, अगर आपने टाइम लिमिट में इनवॉइस इशू किया, देन इन दैट केस आई और आर विच एवर इज अर्लियर. वापस एक बार, if you issue invoice within time limit, what is time limit? It is mentioned in rule number 47. If invoice is issued within time limit, then IR whichever is earlier is the time of supply. If invoice is not issued within time limit, SR whichever is earlier is the time of supply. Okay, time limit में issue किया तो IR whichever is earlier, time limit नहीं किया तो SR whichever is earlier. What is the time limit? Generally time limit is 30 days if you are इंश्योरेंस कंपनी, बैंकिंग कंपनी, एनबीएफसी और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, देन 45 डेज. 45 डेज फ्रॉम प्रोविजन ऑफ सर्विस से आपको इनवॉइस बनाना है. अगर आप लोग बना लेते हो तो इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. अगर नहीं बनाते तो जो भी डेट ऑफ सर्विस होगा और पेमेंट विच इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई. अब अपन बात करते हैं रिवर्स चार्ज की. ओके, जो अपन ने 16 सर्विसेज का लिस्ट देखा, वो लिस्ट में अगर आरसीएम फॉल कर रहा है तो ये प्रोविजन अप्लाई करेगा. ओके, अब यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया. सबसे पहला पार्ट, एसोसिएट एंटरप्राइज लोकेटेड आउटसाइड इंडिया. अगर इंडिया के बाहर आपकी कोई एसोसिएट एंटरप्राइज है, उससे आप सर्विस लेते हो, सो व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? आंसर इज इनवॉइस बुकिंग डेट और डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. इनवॉइस बुकिंग और एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. ओके, आईसीआई के इसमें आप लोग को डेट ऑफ पेमेंट इन बुक्स और डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट विच एवर इज अर्लियर ऐसा दिखाई देगा. ओके, तो आपको नोट लिख करके जो भी करना है वो कर सकते हो. एंड अगर अदर देन एसोसिएट एंटरप्राइज आउटसाइड इंडिया है तो दैट इज नॉर्मल सर्विसेज. तो यहाँ पर अपने को दो चीजें कंपेयर करनी. सबसे पहली 61st डे फ्रॉम सप्लायर्स इनवॉइस डेट, और सेकंड वन इट विल बी द डेट ऑफ पेमेंट. डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर. समझ में आया है? ओके, नॉर्मल आरसीएम में क्या होगा? 61st डे और डेट ऑफ पेमेंट विच इज, डेट ऑफ पेमेंट मतलब बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्लियर. नेक्स्ट हम बात करते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस की. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस? कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस मींस जहां पर आपका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो 3 महीने से ज्यादा है, उसको अपन कहते हैं कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस. व्हाट इज द टाइम ऑफ सप्लाई? अगर टाइम लिमिट में इशू किया इनवॉइस तो आई आर विच एवर इज अर्लियर. टाइम लिमिट में इनवॉइस अगर इशू नहीं किया, देन इट इज लास्ट डे टू इशू इनवॉइस और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर. ओके, तो यहाँ पर क्या टाइम लिमिट है वो देखते हैं, सिर्फ डिफरेंस टाइम लिमिट में. ओके, टाइम लिमिट क्या है? अगर पेमेंट टर्म्स आर मेंशन्ड इन कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ, कॉन्ट्रैक्ट में पेमेंट टर्म्स है, तो जब भी वो पेमेंट ड्यू था तब आपको इनवॉइस इशू करना चाहिए. दैट इज द टाइम लिमिट टू इशू इनवॉइस. अगर टाइम लिमिट में इशू किया तो आईआर विच इज अर्लियर, टाइम लिमिट में नहीं किया तो वो डेट जब था वो डेट और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर. समझा? और अगर आपका टाइम लिमिट है ही नहीं, ओके, पेमेंट में टाइम लिमिट है ही नहीं, देन जब भी आपको पैसा मिलेगा तब आपको इनवॉइस इशू करना. और अगर पेमेंट जो है वो इवेंट कंप्लीशन से लिंक्ड है, कैसे लिंक्ड है? इवेंट कंप्लीशन से. दैट इज माइलस्टोन. फॉर एग्जांपल 20% काम करोगे 20% पैसा मिलेगा. ओके, तो यहाँ पर जब 20% काम करोगे तब आपको इनवॉइस इशू करना पड़ेगा. समझ में? इफ यू आर कंप्लीटिंग 20% ऑफ योर वर्क, देन इशू 20% का इनवॉइस. अगर नहीं करते हो तो जो भी आपका 20% कंप्लीशन का डेट होगा, इट विल बी द टाइम ऑफ सप्लाई. समझ में? और रिसिप्ट ऑफ पेमेंट विच इज अर्लियर. कॉमन नोट फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज. अगर इनवॉइस वैल्यू से 1000 रुपए तक एक्सेस अमाउंट आपको मिलती है, ओके, एग्जांपल इनवॉइस वैल्यू है 10,000, आपको मिला 10,200. ओके, तो जो 200 आपको एक्सेस मिला है, ओके, एडवांस, इसके ऊपर जीएसटी आएगा या नहीं आएगा? इट इज एट द ऑप्शन ऑफ सप्लायर. ओके, अगर सप्लायर चाहे तो वो 200 का जो टाइम ऑफ सप्लाई उसको डेफर कर सकता है टिल द डेट ऑफ इनवॉइस. समझ में? प्रोवाइडेड द एक्सेस अमाउंट इज अप टू ₹1,000. अगर आपका 10,000 का इनवॉइस है एंड आपको मिला 12,000, तो 2,000 जो आपको एक्सेस मिला है उसको एडवांस पे जीएसटी पे करना होगा. इन केस ऑफ सर्विसेज, गुड्स के केस में एडवांस पर जीएसटी पे करना ही नहीं है, तो एडवांस का डिस्कशन करेंगे ही नहीं. समझ में? नेक्स्ट, टाइम ऑफ सप्लाई कॉमन प्रोविजंस. ओके, अभी जो 3 पार्ट यहाँ पर आपको दिख रहे हैं ये कॉमन है.
दैट इज गुड्स हो चाहे सर्विस हो, दोनों का सेम डिस्कशन। क्या है वो? वाउचर्स। ओके, अगर वाउचर सेल हुआ, मतलब वाउचर दिया गया है फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज एंड सप्लाई इज आइडेंटिफाइबल एट द टाइम ऑफ इशू ऑफ वाउचर। जब वाउचर दिया जा रहा है तब आपको मालूम है कि क्या सप्लाई होने वाला है बाद में। ओके, सो हियर इन दैट केस डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर इज कॉल्ड एज टाइम ऑफ सप्लाई। और अगर वाउचर देने के टाइम आपको नहीं मालूम कि क्या आप सप्लाई करोगे, then in that case the redemption date of redemption of that voucher is the time of supply. Special charges की हम अगर बात करें, that is nothing but late payment of consideration. Okay, अगर आप लोग को पैसा लेट मिल रहा है, उसका आप कंसिडरेशन चार्ज करते हो, then in that case जब भी आपको पैसा मिलेगा that is time of supply. And others मतलब अगर ऊपर वाले प्रोविजंस के हिसाब से टाइम ऑफ सप्लाई डिटरमाइन नहीं हो पा रहा है, देन इन दैट केस आपको क्या चेक करना है? पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है क्या? अगर पीरियोडिकल रिटर्न फाइल करनी है तो जो भी ड्यू डेट ऑफ सच रिटर्न वुड बी द टाइम ऑफ सप्लाई। एंड अगर पीरियोडिकल रिटर्न भी फाइल नहीं कर रहे तो जो दिन आपने टैक्स का पेमेंट किया दैट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, नेक्स्ट, देयर वाज वन अमेंडमेंट 2 years बैक जो कहता है कि टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ टीडीआर, एफएसआई और लॉन्ग टर्म लीज कॉन्ट्रैक्ट वुड बी द first occupation, okay, that is completion certificate, or first occupation, that is whichever is earlier, समझ में? And that will be taxable under RCM, okay, CC or first occupation whichever is earlier. Next, coming to change in rate of tax, ये एकदम सिंपल है, मेजोरिटी विंस। क्या रूल है यहाँ पर? मेजोरिटी विंस। okay, so this is change in rate of tax. okay, so अगर आपने सप्लाई किया है चेंज इन रेट ऑफ टैक्स के पहले, ये चेंज इन रेट ऑफ टैक्स है। ओके, you have made supply before changing rate of tax, यहाँ पर and यहाँ पर। okay, and you have issued invoice before changing rate of tax, so I would fall before this line. okay, तो यहाँ पर ये कहा जाता है कि सर्विस के बाजू में जो भी रहेगा that would be the time of supply. If I is nearer to S, I is time of supply. If P is nearer to S, that means supply and payment, ये दोनों अगर आपका चेंज इन रेट के पहले हुआ है तो पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। ओके, एंड अगर बाजू में कोई भी नहीं है तो विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में? मतलब जहां पर मेजोरिटी है वो जीत जाएंगे, अगर मेजोरिटी अगर आई और पी वाली है, ओके, तो विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। सेम अप्लाइज इन केस वेयर सर्विसेज और सप्लाईज ऑफ गुड्स विच इज प्रोवाइडेड आफ्टर चेंज इन रेट ऑफ टैक्स। ओके, तो यहाँ पर क्या कहा जाता है? सर्विस बाद में, ठीक है, सर्विस और गुड्स वो बाद में। अगर इसके बाजू में इनवॉइस है देन इन दैट केस इनवॉइस इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर पेमेंट बाजू में तो पेमेंट इज द टाइम ऑफ सप्लाई। अगर बाजू में कोई नहीं है तो विच एवर इज अर्लियर इज द टाइम ऑफ सप्लाई। समझ में? अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? पी को लोकेट कैसे करना। आपको सबसे पहले चेक करना है कि चेंज इन रेट ऑफ टैक्स से 4 दिन में क्या पैसा आया या नहीं आया। ओके, अगर 4 दिन के अंदर अंदर पैसा आया, ओके, 4 दिन में इंक्लूड करना है आपको चेंज इन रेट ऑफ टैक्स का दिन। ओके, अगर 1 अक्टूबर को रेट चेंज हुआ, ओके, एंड 2 अक्टूबर इज वर्किंग, ओके, मतलब गांधी जयंती इज अ वर्किंग डे, सो इन दैट केस क्या होगा? आपको 4 दिन देखना है, दैट इज 1 2 3 4। अगर 4 अक्टूबर तक पैसा आ जाता है सो पी वुड बी बुक्स और बैंक विच एवर इज अर्ली। इफ 4 दिन में पैसा नहीं आता देन बैंक में जो दिन पैसा क्रेडिट होगा दैट वुड बी योर पी। समझा? ये पी है, पी को लोकेट करो एंड देन कंप्यूट द टाइम ऑफ सप्लाई। समझा? सो हियर वी कंप्लीट विद दिस चैप्टर, देन खत्म।